तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गोपाल सिंह राठौड़ और प्लिंस विल्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री की सीरीज अपन ले रखी है, तो अपन ने अभी तक स्टोन एज पूरा पढ़ लिया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो पूरा पढ़ लिया है। वैदिक सभ्यता अपन ने, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक जो कल्चर है वो पूरा पढ़ लिया है। वैदिक कल्चर में अपन ने ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल और उसका साहित्य वो भी पूरा पढ़ लिया है। अब इन सब के बाद में अपन पढ़ेंगे महाजनपद काल, जिसमें अपन देखेंगे 16 महाजनपद थे इस टाइम पे। बुद्ध, जैन ये सारी आए थे। इसके अलावा अपन देखेंगे कि इसमें कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो प्लिंस हिल्स पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि महाजनपद काल में महाजनपद क्या है, ये बताऊंगा आपको मैं कि महाजनपद काल को महाजनपद काल क्यों कहते हैं। तो इसका कुछ इस तरह से है, जैसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये से मानो आप ये। इसके बाद में अपन वैदिक सभ्यता पढ़ी, जिसमें अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। जिसमें एक अपन ने देखा कि ये पूर्व वैदिक काल है, जिसमें ऋग्वैदिक एरा भी कहते हैं। एक अपन ने उत्तर वैदिक कालीन एरा देखा। इसके बाद में जो सभ्यता आएगी वो आएगी महाजनपद एक तरह से। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता। ये बीच में आई ग्रामीण, और जो दूसरा अर्बनाइजेशन हुआ, दूसरी नगरीय सभ्यता, वो महाजनपद काल है। महाजनपद, ठीक है। आर्यंस थे, तो ऐसा कहते हैं कि आर्यंस ने ही सिंधु घाटी सभ्यता वो लोगों को बर्बाद किया था। इसके खूब सारे कारण बोले जाते हैं। बहु सिद्धांत है जिसमें कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ था, ये वो सारी चीजें। यहाँ पे आर्यंस आगे थे। आर्यंस ने सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे कबीले के रूप में रहते थे, बहुत सारे कबीले थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे लोहे का आविष्कार हुआ, तो इनको कृषि करनी आ गई, वो सारी चीजें। तो धीरे धीरे जैसे ये 3 है तो ये इन्होंने मिल गए, ये 3 मिल गए, ये 2 मिल गए। इस तरह से यहाँ पे जनपद बन गए। इनको अपन जनपद कह सकते हैं। पहले कबीले के रूप में रहते छोटे छोटे समूह में, उसके बाद में जनपद बन गए, तो ये जनपद हो गए। और बाद में क्या हुआ, ये आपस में और मिल गए, तो महाजनपद बन गए। इसको मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूं। अपन देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते वो सिंधु के आसपास रहते थे, सिंधु नदी के आसपास में रहते थे। उसका ऐसे अपन देख के चलते हैं कि उसका सर्वनाश हो गया था, विनाश हो गया था। उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता जो आई वो वैदिक कालीन में अपन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोग, भारत की मैं यदि बात करूं, ये ऐसे भारत है, ये प्राचीन भारत का यदि मैं नक्शा बनाऊं, तो शुरुआत में सप्त सिंधु प्रदेश में लोग रहते थे। कब रहते थे? उत्तर वैदिक कालीन पीरियड में सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु मतलब सिंधु और उसके आसपास की 7-8 नदियां, जिसमें अपन ने देखते हैं परुष्णी, रावी नदी देखते हैं, सदानीरा नदी, गंडक नदी आगे बाद में आते हैं। इस तरह से देखते हैं अपन यहाँ पे झेलम, वितस्ता, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थे लोग। धीरे धीरे इनका इधर आना स्टार्ट हुआ, ये एक्सप्लोर करते जा रहे थे। तो गंगा यमुना दोआब के पास में ये आ गए। पहले ये घुमंतु थे और छोटे छोटे कबीले के रूप में थे, छोटे छोटे लोग थे, छोटे छोटे लोग थे। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इनको लोहे का आविष्कार हो गया, थोड़ी बहुत कृषि करनी इन्होंने सीखी। यहाँ पे आगे थोड़ा सा और आने लगे। इस टाइम पे पलायन का काल था। ये था पलायन का काल, जब उत्तर वैदिक काल अपन ने पढ़ा। अब यही क्या हुआ कि यहाँ पे स्थायित्व जब प्रदान हो गया इनको, जब इनको स्थायित्व प्रदान हो गया, अच्छे से ये कृषि करने लग गए, तब ये जो बहुत सारे जन के रूप में थे, ये मिलकर यहाँ पे महाजनपद बन गए। जिसमें अपन 16 महाजनपदों की बात करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे सबसे ऊपर कंबोज पढ़ेंगे, उसके पास में गांधार पढ़ेंगे, इधर सबसे इधर अपन अंग पढ़ेंगे, सबसे नीचे अपन अस्मक पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ थी, यहाँ पे पानी का संसाधन था, कृषि यहाँ पे अच्छे से हो सकती थी, लोहा यहाँ पे अच्छे से मिलता था, इसलिए लगभग सारे के सारे जो जनपद है, महाजनपद जो सारे के सारे हैं, वो लगभग यहाँ पे मिलेंगे आपको। सिंधु, यमुना, गंगा, दोआब के आसपास में, और ये सारी जगह पे।
यह एक रफ आइडिया दिया मैंने आपको। तो इसको एक बार और मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल से समझा देता हूं कि इसमें कि आपको एक भी डाउट यहां पे नहीं रहे। अपन देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन के टाइम पे क्या होता है। राजनीतिक अपन यहाँ का परिदृश्य देखते हैं कि राजनीतिक रूप से वहां पे कैसे परिवार थे, क्या बाद में उसके बाद ग्राम थे, इस तरह से देखते हैं। तो सबसे नीचे जो राजनीतिक इकाई होती थी परिवार होती थी, परिवार के बाद में ग्राम होती थी, ग्राम के बाद में विस होती थी, विस के बाद में क्या होती थी, जन होती थी। ठीक है, परिवार का मुखिया अपन देखते हैं कुलफ, ग्राम का अपन देखते हैं ग्रामणी, विस का देखते हैं अपन विस्पति, और जन का देखते हैं अपन राजा। ठीक है, तो यहां तक की जो स्थिति है वो उत्तर वैदिक कालीन में आ गई थी। अब इसके बाद में जब राष्ट्र की अवधारणा आई या फिर जनपद बहुत सारे मिल गए, तो बहुत सारे जनपद एक जगह मिलकर महाजनपद का इन्होंने निर्माण कर लिया। तो महाजनपद इसके बाद की स्थिति, जब जिसमें अपन अभी मैप के थ्रू भी देखेंगे, अस्मक वगैरह मैंने बताया आपको, गांधार, कंबोज, कौशल था, और बहुत सारे अंग थे, चंपा, अंग की राजधानी चंपा, इस तरह से बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन महाजनपद काल तथा मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष के बारे में बताऊंगा कि वहां पे कैसे हाथियों के कारण उन्होंने युद्ध अच्छे से करना सीख लिया, कैसा लोहे का उन्होंने उपयोग किया, कैसे जंगल काटे, कैसे उन्होंने कृषि में अधिशेष उत्पादन किया, कैसे अच्छे अच्छे राजा है, इसलिए मगध का उत्कर्ष हुआ। वो सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल में सभी 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी उसकी अपन जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन देखेंगे कि सभी के अंदर कुछ कुछ विशेषताएं और किस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ, वो सारी चीजें अपन आगे देखते हैं, चलते हैं। अब आपको मैं मैप के थ्रू बता देता हूं कि सबसे ऊपर जो था वो गांधार और कंबोज, इनकी राजधानी भी साथ में अपन लेके चलेंगे। कंबोज की राजधानी थी हाटक, हाटक, और जो गांधार थी इसकी राजधानी तक्षशिला। आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला, तक्षशिला दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, जहां पे मैं आपको बताऊं चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत में उसने यहाँ पे पढ़ाई की। कौटिल्य यहाँ से था। अपन जीवक की, अभी जीवक के बारे में अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, वो यहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते थे। और ये दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऐसे मानी जाती है। और ये सिल्क रूट, ये जो सिल्क रूट था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार के अंदर व्यापारिक जो मार्ग था, उसके ऊपर थी। अब आगे देखते हैं अपन, तो लगभग सारे के सारे जो जनपद है वो सब सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये गंगा जमुना दो आपके यहाँ पे इधर 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 ऐसे मिलेंगे। तो मैंने आपको कंबोज के बारे में बताया, अपन इनकी मार्किंग करके चलते हैं। कंबोज 1 नंबर ले लिया, जिसकी राजधानी मैंने हाटक बताई आपको। गांधार अपन 2 नंबर ले लेते हैं, जिसकी राजधानी अपन देखते हैं तक्षशिला है। इसके बाद मत्स्य देखते हैं, मत्स्य जो कि राजस्थान की तरफ है, इसकी राजधानी विराटनगर, याद रखना विराटनगर है। अवंती देखते हैं, अवंती की 2 राजधानी थी, एक तो उत्तर की तरफ थी, एक नीचे की तरफ। अवंती मध्य भारत में पड़ता था, आज का एमपी मालवा वाला अपन एरिया लेके चल सकते हैं। तो अवंती की जो ऊपर वाली राजधानी थी उसको कहते थे उज्जैन, और नीचे की जो राजधानी थी उसको बोलते हैं महिष्मति। तो महिष्मति को हरा के लास्ट में उज्जैन यहाँ पे प्रमुख राज्य बन जाता है। नीचे सबसे नीचे की जो अपन देख सकते हैं विंध्यन पर्वतमाला के नीचे और साउथ की एकमात्र जो डायनेस्टी थी इनकी, वो थी अस्मका, और जिसकी राजधानी अपन मान के चल सकते थे पोटली या पाटन, इस तरह से इसकी राजधानी को अपन बोलते हैं, पोटली या फिर पाटन। सबसे इधर अंग थी, पूरी तरफ, सबसे पूरी की तरफ अंग थी। अंगा की जो राजधानी थी वो चंपा, चंपा राजधानी थी। ठीक है, इस तरह कोसी थी। इसी तरह से यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ पे पांचाला था, यहाँ पे कुरु एक जनपद था जिसकी राजधानी अपन देख सकते हैं, और हस्तिनापुर। इसके अलावा एक वज्जी संघ था, वज्जी एक गणराज्य था जो 8 गण से मिलकर बना हुआ था, 8 गणों से मिलकर वज्जी गणराज्य बना हुआ था। इस तरह से मैंने कोसी बताया आपको। एक चेदी थी, शिशुनाग के अपन नाम सुनते हैं, अपन महाभारत में देखते हैं शिशुनाग का वध किया था कृष्ण ने। तो चेदी जो डायनेस्टी थी, शिशुनाग की डायनेस्टी थी, वो चेदी यहाँ पे होती थी एक। महाभारत अपन देखते हैं तो महाभारत से ही अपन को लगभग सारी चीजें मिल जाती है। महाभारत में अपन मत्स्य नगर का उल्लेख देखते हैं,
अपन कुरु तो वो खुद थे ही, तो उनके बारे में देखते हैं। अपन वहां पे चेदी डांस के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे अंगराजकरण, तो वहां की अपन तो लगभग चीजें महाभारत कौशल कौशल अपन देखते हैं। ये सारी की सारी वज्जी, ये सारी की सारी अपन महाभारत में लगभग आधे से ज्यादा जो यहाँ के अपन कह सकते हैं आधे से ज्यादा यहाँ पे जो गणराज्य है या फिर राजतंत्र जहां पे है, वो सारे के सारे महाजनपद, आधे से ज्यादा महाजनपद अपन देख सकते हैं कि महाभारत में लगभग उनका उल्लेख मिल जाता है। इसमें शायद आपको साफ साफ दिख रहा हो, वो थोड़ी सी धुंधली होती, तो एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे अस्मक है, यहाँ पे अवंती है, यहाँ पे चेदी है, यहाँ पे वत्स है, यहाँ पे काशी, यहाँ पे वज्जी संघ है, यहाँ पे अंग है, यहाँ पे मगध है जो सबसे प्रभावशाली बन के उभरा। मगध का उत्कर्ष अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। मत्स्य जो कि राजस्थान में आता है, यहाँ पे सूरसेना है, कुरु है, पांचाल है, कौशल है, वो सारी की सारी अपन यहाँ पे मल्ल है, ये सब पढ़ेंगे अपन। ऊपर कंबोज और गांधार है, कंबोज और गांधार है, जो ये मिला के 16 की 16 हो जाती है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वाधिक शक्तिशाली 4 थे, कौशल, अवंती। अवंती एक बड़ा साम्राज्य था। अवंती से लड़ने के लिए मगध को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता। अवंती को जीतने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। उसके अलावा वत्स था, मगध तो आपस में खुद में अब था ही, और सबको नीचे करके मगध ऊपर चला जाता है, जिसकी अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं, सभी की मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी बताऊंगा सबकी, क्योंकि ये अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए मगध है, और इनका जानकारी इतिहास में मिलती भी नहीं है, ऐतिहासिक स्रोत भी इनके कम मिले हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी जो अपन को जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन अंग की बात करेंगे। मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था कि जो अंग डायनेस्टी थी, अंग जो महाजनपद था, वो भारत की सबसे पूर्वी महाजनपद था। पूर्वी का मतलब बंगाल वाला एरिया हो गया, मुंगेर और भागलपुर, बिहार का भी ईस्ट वाला साइड, बिहार के भी बिल्कुल ईस्ट वाला जो साइड है वो था अंग। तो अंग इस टाइम पे मुंगेर और भागलपुर नाम की जो जगह है, एक मुंगेर नाम की जगह है, एक भागलपुर नाम की जगह है, वर्तमान में यहाँ के आसपास पड़ता है। राजधानी मैंने आपको बता दी थी कि चंपा है, ठीक है। और ऐसे कहते हैं यहाँ पे एक किला मिला है, वो चलो ठीक है। अंग राजकरण के बारे में आपको मैंने बताया था, इसको मगध ने जीत लिया था। अब मगध की आप बहुत अच्छे तरीके से अपन इसे पढ़ेंगे मगध के बारे में। पहले इसकी राजधानी गिरिवज्र थी। गिरिवज्र अपन ऐसे कहता है कि 5 पहाड़ियों का एक समूह था, और 5 पहाड़ियों के बीच में इसकी राजधानी थी। एक इसका कारण ये भी था, भौगोलिक परिस्थिति इसकी अच्छी थी, इसलिए इसका मगध का उत्कर्ष बहुत अच्छे से हुआ था। ये अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। प्राचीन राजधानी मैंने आपको गिरिवज्र बताई, और बाद में इसको पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बाद में बन गई थी। पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना, गया, आंशिक शाहबाद, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो मगध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मगध को अपन अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो अंग यहाँ पे है, अभी बताया था मैंने, अंग सबसे ईस्ट में, और उसके पास में यहाँ पे मगध है, जो कि बड़ी डायनेस्टी बन के उभरी थी। वज्जी के बारे में बता रहा था आपको। वज्जी गणराज्य था एक। वज्जी क्या था? गणराज्य था। अपन देखेंगे कि अजातशत्रु ने वज्जी पे आक्रमण किया था, तो इस टाइम पे उसने, क्योंकि बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई थी, बुद्ध से उन्होंने, वो मैं आगे स्टोरी बताऊंगा जब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी मैं पूरी कहानी बताऊंगा। महात्मा बुद्ध से इन्होंने सलाह ली थी। बाद में वज्जी में इसका एक सेनापति था जो वसस्कार इसका मंत्री था, उसके थ्रू उसने यहाँ पे फूट वगैरह डलवाई थी, बाद में उस पर शासन किया था। इस तरह से मैं उस टाइम पे अच्छे से स्टोरी बताऊंगा इसकी। तो वज्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये गणराज्य था, 8 गण का एक समूह था, 8, जिसमें लिच्छवी अपन पढ़ते हैं, लिच्छवी था, उसमें शाक्य थे, उसमें भोग नाम से एक था। इस तरह से 8 लोग थे, 8 जन थे, 8 जो यहाँ पे गण थे वो विद्यमान थे यहाँ पे। ये भी गंगा के उत्तर में त्रिहुत प्रमंडल जो आज का है वहां पे इसका है। और आधुनिक बसाड़ गांव के बारे में, इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली के बारे में अपन पढ़ते हैं, बुद्ध के बारे में एक अच्छा स्थान है बुद्ध के बारे में। इसके बाद में अपन काशी की बात करते हैं। 4 नंबर अपन काशी की बात करते हैं। तो ये भी आपको मैं मैप में यदि दिखाऊं, तो ये वज्जी अपन ने अभी पढ़ा था। अपन ने अंग पढ़ लिया, मगध पढ़ लिया, मगध के ऊपर अपन ने वज्जी पढ़ लिया, और वज्जी के बिल्कुल पश्चिम में, जैसे मैंने बताया आपको, वज्जी के पश्चिम में वेस्ट साइड अपन को काशी मिलता है। काशी के बारे में अपन पढ़ रहे थे इस तरह से। तो काशी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। काशी की राजधानी अपन देखते हैं वाराणसी है, जो कि वज्जी के पश्चिम में, मैंने अभी बताया आपको। और शुरुआत में जो सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक राज्य ये गिना जाता था। बाद में कौशल ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। कौशल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था इसने, कौशल ने इसको जीत लिया था, जो कि अपन काशी की बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया।
अब क्योंकि काशी पढ़ लिया, काशी के बाद में अपन कौशल पढ़ लेते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। और कौशल की मैं स्थिति भी बता देता हूं आपको कि ये अपन ने काशी पढ़ा था अभी, और काशी के थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में अपन देखें तो कौशल है यहाँ पे, ठीक है। कौशल नॉर्थ वेस्ट में, काशी के ही नॉर्थ वेस्ट में कौशल है, और जो कि गोंडा और बहराइच जिला है आज के समय का, वहां पे पड़ता है लगभग। और इसका प्रमुख स्थान अयोध्या अपन पढ़ते हैं। कौशल कौशल के बारे में अपन उसमें पढ़ते हैं। कौशल्या इसकी वो भी थी, राम जी की माता जी भी थी, और अयोध्या से अपन देखते हैं अयोध्या उनका जन्म स्थान था उस तरह से। तो इससे भी जोड़ के चल सकते हैं अपन। कौशल्या कौन थी? श्री राम की माता जी भी थी, और उनके हिसाब से अपन देख सकते हैं कि अयोध्या उनका जन्म स्थान है। इस तरह से अपन इसकी राजधानी को भी याद कर सकते हैं इस तरह से। बाद में मल्ल के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो मल्ल की मैं स्थिति दिखा दूं एक बार आपको। मल्ल की जो स्थिति है, ये मल्ल अपन देखते हैं, जैसे ये वज्जी पढ़ लिया अपन ने, ये काशी पढ़ लिया, ये कौशला पढ़ लिया। तो वज्जी, काशी और कौशल, इनके बीच में मल्ल गणराज्य पड़ता था। इन तीनों के बीच में क्या पड़ता था? मल्ल गणराज्य पड़ता था। तो मल्ल के बारे में अपने पढ़ लिया। ये सारी इतनी ज्यादा बातें नहीं पढ़नी है इनके बारे में, थोड़ी बहुत बातें पढ़नी है। और बुद्ध की मृत्यु यहीं पे हुई थी। यह एक गणराज्य था, यह भी एक गणराज्य था। वत्स, वत्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ का एक राजा था उदयन, और अवंती का एक राजा था प्रद्योत। इनके बीच में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चला था, और यहाँ का जो राजा था उदयन, वो वहाँ की प्रद्योत की एक पुत्री थी। उनके बारे में अपन जब पढ़ेंगे तो अपन बहुत अच्छे से बताएंगे इसके बारे में, कि इनको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में प्रद्योत अपने वहाँ पे ले गया था। ये वीणा अच्छे से बजाता था, तो वीणा बजा रहा था, तो उसकी पुत्री को भी वीणा सिखाने की कोशिश की थी। प्रेम संबंध हो गए थे, लेके भाग गया था। वो सारी चीजें मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो राजधानी इसकी कौशाम्बी। अभी भी अपन देख रहे हैं लगभग सारे इलाके यूपी बिहार के में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे संसाधन थे लोहे के। उसके अलावा यहाँ पे कृषि अच्छे से होती थी। तो लगभग सारे के सारे गणराज्य अपन देखेंगे यूपी बिहार वाले इलाके में ही देखेंगे। ये भी गंगा यमुना के पास में था। ये यमुना के तट। वत्स लोग वही क्रूजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। हस्तिनापुर में क्या हुआ था? अंत में बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने के कारण क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे वो आके यहाँ पे बस गए, नीचे आके इस तरफ आके बस गए। और यहाँ पर एक उनका एक निचक्सु नाम से एक राजा था, उसने आके यहाँ पे स्थापित किया था वो सारी चीजें हैं। ये निचक्सु के समय नहीं है, निचक्सु ही यहाँ पे वत्स में आके बसता है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ का राजा था उदयन, मैंने अभी आपको बताया था, बुद्ध के समय का शासक था। कुरु की अपन बात करते हैं। कुरु वर्तमान दिल्ली के आसपास थानेश्वर वाला इलाका है, वो है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में इसका बहुत अच्छा महत्व था। अपन पढ़ते हैं कि दशराज्य युद्ध हुआ था, उसमें 10 जो राजा थे उनके बारे में पढ़ते हैं। कुरुजन थे, वो सारी चीजें उस टाइम पे पढ़ते हैं। लेकिन इस टाइम पे इनका जो महत्व है थोड़ा सा कम हो गया था इस टाइम पे। और इनकी राजधानी अपन देखते हैं इंद्रप्रस्थ। ये कुरु के बारे में थोड़ी सी बातें होंगी, मैं आपको इसमें दिखा दूं। ये कुरु है, इसकी भी 2 राजधानी थी, ठीक है। इसकी क्या थी? 2 राजधानी थी। एक तो थी नीचे और एक थी ऊपर। एक का नाम था कांपिल्य, एक का नाम था हस्तिनापुर। इस तरह से, या इंद्रप्रस्थ बोल सकते हैं, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में पांचाल के बारे में पढ़ते हैं। पांचाल में 5 जो छोटे छोटे राज्य थे उनका समूह था। इसकी राजधानी दक्षिणी पांचाल, हाँ सॉरी मैंने उसका बोल दिया मैंने। पांचाल की राजधानी जो ऊपर की वाली थी वही छत्रपुर थी, और नीचे वाली कांपिल्य थी। ये भी ठीक अच्छा महत्व था इसका। हाँ, तो अवंती के बारे में पढ़ते हैं। अवंती मैंने वैसे आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। इसके ऊपर वाली उज्जैन बता दी थी मैंने, नीचे वाली माहिष्मति बता दी थी। माहिष्मति को हराकर लास्ट में उज्जैन अच्छा एक शक्ति का केंद्र बन जाता है। और मध्य मालवा एमपी के पास में, मैंने पहले बता दिया था वैसे आपको। बस ये अवंती हो गई। अस्मक जो नीचे थी उसके बारे में मैंने बता दिया। चेदी डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, इतिहास के साक्ष्य ज्यादा नहीं मिलते हैं। अंग के बारे में अपने पढ़ लिया, मगध पढ़ लिया, वज्जी पढ़ लिया, मल्ल पढ़ लिया, कौशल पढ़ लिया, काशी पढ़ लिया, वत्स्य पढ़ लिया। सूरसेन के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। मत्स्य के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। अस्मक के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। कुरु के बारे में अपने पढ़ लिया, और पांचाल के बारे में अपने पढ़ लिया। कंबोज और गांधार के बारे में अपने पढ़ लिया। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मानदंड अपने हो गए। अरे ये क्या कर दिया मैंने?
हाँ, तो ये अपन ने पढ़ लिया था, दोनों में संघर्ष के बाद अंत तो उज्जैन ने महेश्मती को उपचार दिया था, ये अपन ने पढ़ लिया था। यहाँ पे भी लोहा अच्छे से मिलता था। एक सेकंड, अवंती भी एक प्रमुख राज्य था, इसने ही एक अकेला ये एक राज्य था जिसका मगध के साथ में बहुत लंबा संघर्ष चला था। देखेंगे अपन, बहुत लंबा संघर्ष चला था इस, क्योंकि इसके पास भी लोहे का अच्छे थे, इसके पास में हाथी वगैरह थे, तो इसका भी उसके साथ में अच्छा संघर्ष चला था। ये एक ही ऐसा राज्य था जिसका बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला था। राजा यहाँ का प्रद्योत मैंने आपको बताया था। इन्होंने कई बार बुद्ध को बुलाया था, लेकिन बुद्ध यहाँ पे आए नहीं थे। बुद्ध कौन कैसे नहीं आया था यहाँ पे? बुद्ध यहाँ पे नहीं आए थे, आमंत्रित किया था लेकिन बुद्ध यहाँ पे आए नहीं थे। उदयन को इन्होंने गिरफ्तार किया था, इसकी मैं कहानी बताता हूँ आपको। प्रद्योत ने वत्स के राजा उदयन को गिरफ्तार कर लिया था। इसकी एक ऐसे कहानी है कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी अच्छी थी। तो जो प्रद्योत है, प्रद्योत महासेन इसको कहते हैं, इनके पास सेना बहुत अच्छी थी। महासेन, प्रद्योत महासेन, ये क्या करते हैं? सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ, उदयन के बारे में बताता हूँ। उदयन के पास में एक तो घोषावती नाम की एक वीणा थी। ऐसे कहते हैं कि वो एक बार उन्होंने किसी नाग देवता को बचाया था, किसी शिकारी से वो छोड़ नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारा धन दिया। धन देने के बाद में उन्होंने जो नाग देवता उनको छोड़ दिया था। नाग देवता ने उनको एक वीणा दी थी जिसका नाम घोषावती था, और उन्होंने कहा कि ये ऐसी वीणा है जिससे कि जंगल के जितने भी बड़े से बड़ा जो शिकारी हो या फिर बड़े से बड़ा जो जानवर हो, वो भी आप इस वीणा को बजाओगे तो आपके पास में आ जाएगा, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, आपके सामने घुटने टेक देगा। तो वीणा बजाते थे, और वीणा बजा के ये हाथियों को मंत्र मुग्ध कर लेते थे, और इनका एक शौक हो गया था कि हाथियों को मैं मंत्र मुग्ध करूं और मेरे पास में बुला लूं। प्रद्योत को पता था इस बारे में कि ये हाथियों के पीछे आ सकता है। तो प्रद्योत ने क्या किया, एक नकली हाथी, एक नीला नकली हाथी बनाया, इसमें अपने सैनिक छोड़ दिए, क्योंकि इसको क्या करना था, इसको करना था उदयन को पकड़ना था। नकली हाथी, इसमें नकली हाथी के क्या अंदर क्या छोड़ दिए, सैनिक छोड़ दिए। अब उसको जंगल में छोड़ दिया, और ये चीज फैला दी जंगल में कि एक बहुत शानदार हाथी मिला है। और क्योंकि उदयन को हाथी पकड़ना पसंद था, तो ये उस जंगल में आ गया। ये गया इस हाथी को पकड़ने के लिए। वैसा जब हाथी को पकड़ने के लिए गया तो अकेला गया, ये अकेला जाता था, क्योंकि हाथियों से इसका विशेष लगाव था, उनको वीणा से बजाता था और वो मंत्र मुग्ध होकर आ भी जाते थे। ये क्या किया, जब अकेला गया तो इन्होंने इसको गिरफ्त अंदर ले लिया, इसमें ले लिया, और पकड़ के प्रद्योत के पास में ले इसको जेल में डाल दिया। क्या किया, इसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में, क्योंकि वीणा अच्छी बजाता था, तो वीणा बजा रहा था, तो इसकी जो पुत्री थी, किसकी, प्रद्योत की पुत्री, उसका नाम था वासुदत्ता। अपन ये कहानी मैं बताऊं आपको, ये कहानी अपन पढ़ते हैं, भास के दो नाटक है। भास एक बहुत अच्छे हो रहे हैं विद्वान, उनके दो नाटक है, एक प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण। योगेंद्रायण में बताऊंगा आपको अभी, उनका भी एक इसमें रोल आएगा। योगेंद्रायण क्या था, इस जो उदयन था इसका मंत्री था, अच्छा मंत्री था। और प्रतिज्ञा, वो एक प्रतिज्ञा करता है उसके बारे में। और एक उनका नाटक स्वप्न, वासुदत्ता। इनको अभी उनके बारे में बताऊंगा कि उदयन को एक सपना आया था, उसमें वासुदत्ता वासुदत्ता ऐसे वो चिल्ला रहा था, वो मैं बताऊंगा। तो हुआ यूं था कि इसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो जेल में ये वीणा बजा रहा था, तो वीणा बजा रहा, तो वासुदत्ता को वीणा बहुत अच्छी ऐसे लग रही थी, यार क्या शानदार वीणा बजाता है। तो इन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मेरे को वीणा सीखनी है, तो उदयन के द्वारा इसको वीणा सिखाना स्टार्ट कर दिया गया। इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, चलो ठीक है, प्रेम हो गया। तो इसने, मैं अभी बताया था योगेंद्रायण, तो योगेंद्रायण ने प्रतिज्ञा की कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए मेरे राजा को कोई गिरफ्तार करके ले जाए। तो जो योगेंद्रायण था उसने एक साधु का भेष धरा, इसके साथ में एक और इसका अच्छा रुग्णवान नाम से इनका अच्छा एक सहयोगी था, उसको भी बोल के गया, और साथ में थोड़े बहुत सैनिक लिए, और एक इसका रूप धरा, एक साधु का रूप धरा, और आ गया, कहाँ पे आ गया, इनके राज्य में आ गया, अवंती में आ गया। चलो भाई ठीक है, आ गया। अब क्या, तो इनको धीरे धीरे प्रेम हो गया था, मैंने बताया आपको। तो उसने कुछ ऐसे फैलाया कि वहां पे कुछ हाथीशाला में कुछ हो गया, आग लग गई या फिर इस तरह से कुछ फैलाया, तो सारे के सारे सैनिक उधर चले गए। किसने फैलाया, योगेंद्रायण ने, कि हाथीशाला में कुछ आग वाग लग गई है, वहां पे भगदड़ वगैरह मच गई, तो सैनिक उधर चले गए। ये इस तरफ आया, और एक हाथी, ठीक है, एक हाथी था, उस हाथी हथनी थी एक, हथनी पे उदयन क्या किया, वासुदत्ता को बिठा लिया और यहां से भाग गए। इस तरह से क्या उड़ा के ले गया, छोरी को उड़ा के ले गया, राजा की छोरी को उड़ा के ले गया, उससे शादी कर ली। वैसे ऐसा भी कहने को आता है कि प्रद्योत इस जो शादी थी इससे खुश था। प्रद्योत चाहता ही था कि मेरी जो पुत्री है उसकी शादी इससे हो, वो भी एक ऐसी कहने को सुनने को मिलता है। तो ये ले गया भाई। अब क्या होता है, अब होता यह है कि उदयन प्रेम में बड़ा पागल था, वो बिल्कुल ऐसे वासुदत्ता के ही प्रेम में पागल पड़ रहा था। अपने राज्य से इन्होंने मोह छोड़ दिया था, पर राज्य के क्या लेना देना, अपन को तो वासुदत्ता मिल गई, ठीक है, अब क्या लेना देना है मेरे को प्रजा से। तो
हुआ यूं कि ये बिल्कुल वासुदेवता के प्रेम में पड़ा रहता था। तो राजपाट उसने देखना वेखना छोड़ दिया। तो क्या हुआ, एक आरुणी, इसका एक आरुणी नाम से इसका एक शत्रु था। शत्रु ने क्या वत्स पे अधिकार कर लिया। बड़ी दिक्कत हो गई भाई, अब तो पूरा अधिकार ही ये अरुणी यहाँ पे अटैक करने लग गया, तो अब क्या करे। तो एक और चीज मैंने बताई थी, अब युगंधर एक बढ़िया मंत्री और बहुत चतुर मंत्री और बहुत अच्छा मंत्री था। वो चाहता था कि मेरे राजा इस तरह से नहीं हो, तो उसने भी एक और क्या किया कि उसका जो राजा है, इसका राजा बिल्कुल था प्रेम में पागल था। तो अब किस तरह से इस राज्य को वापस लिया जाए, ये भी तो एक बड़ी चुनौती हो गई। तो ये एक नाटक रचता है। क्या रचता है कि ये पहले मिलता है इसकी पत्नी से। किससे मिलता है? पत्नी से, जिसका नाम क्या अपन ने पढ़ा था अभी, वासुदत्ता। वासुदत्ता बड़ी समझदार लड़की थी वैसे। मिलते कहते ऐसे तो यार ये राजा पागल पड़ा रहेगा इधर ही, इसका कोई लेना देना नहीं है, राजपाट से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे प्रेम में ही पागल पड़ा रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा। तो वासुदत्ता इसने कहा कि अपन क्या करते हैं, एक बड़े एक शिकार खेलने के लिए चलते हैं किसी जंगल में। ठीक है, चले गए। अब क्या, तो राजा चले जाते हैं शिकार करने के लिए। ठीक है, चले गए। पीछे से इनकी योजना थी, ये क्या करते हैं, शिविर में आग लगा देते हैं। शिविर में क्या लगा दी इन्होंने? आग लगा दी। अब आग लगा दी और ये बात फैला दी कि योगेंद्रायण और वासुदत्ता दोनों ही इस शिविर में जल के मर गए। क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इनको मगध से सहायता लेनी थी। किससे सहायता लेनी थी? मगध से। और सहायता कब मिलती? जब मगध की राजकुमारी थी पद्मावती। नाम क्या था? पद्मावती। इससे यदि शादी कर ले, कौन कर ले? इससे शादी कर ले उदयन, संबंध हो जाएंगे और ये जो मगध और वत्स ये मिलकर उस अरुणी को हरा देंगे। ये चीजें करनी थी। तो बात फैला दी कि योगेंद्रायण और वासुदत्ता तुम मर गई। अब वो आके रोने धोने लगा, भी अब क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो पत्नी मर गई, मेरी तो प्रेमिका मर गई, वो सारी चीज़ें। तो किस तरह से इसके जो मैंने बताया था आपको, योगेंद्रायण के कुछ और मंत्री थे जो बहुत अच्छे विश्वास पात्र थे, उन्होंने इसको समझाया, चलो यार मर गई तो अब आप ही कर सकते हो, जो कुछ कर सकते हो। और बाद में इन्होंने इसको मनाया कि आप पद्मावती से शादी करो, जिससे आपका राज्य वापस मिल जाएगा, आप उस अरुणी से लड़ोगे और अरुणी से लड़के आप अपना राज्य वापस प्राप्त कर लोगे। तो भाई पद्मावती से शादी कर। हाँ, ये बीच में क्या करता है योगेंद्रायण जो ये थी वासुदत्ता, इसको ले जाता है पद्मावती के पास में, और वहां पे अवंतिका नाम से इसको दासी बना के रख देता है कि ये मेरी बहन है। योगेंद्रायण करता है ये मेरी बहन है और इसका नाम अवंतिका है और आप इसको दासी के रूप में रखो। तो दासी के रूप में रख लेती है, इससे शादी हो जाती है। पद्मावती के साथ में अवंतिका आ जाती है। अब देख लीजिए आप कहाँ, अब वत्स में आ गई पद्मावती और वत्स में आ गई इसके साथ में अवंतिका। अवंतिका आ गई, पद्मावती भी आ गई। ठीक है, अब ये क्योंकि इसकी शादी हो गई मगध वालों के साथ में, तो मगध और जो वत्स है ये दोनों मिलकर अरुणी को हरा देते हैं। इस तरह से इस राज्य तो वापस आ जाता है। अब आगे वाली बात मिलती है स्वप्न वासुदत्ता में। योगेंद्रायण की प्रतिज्ञा हो गई सारी कि योगेंद्रायण ने किस तरह से वत्स को भी दिला दिया, किस तरह से अपने राजा को भी जितवा वहां से भगा के ले आया। अब बात आती है स्वप्न वासुदत्ता की। स्वप्न वासुदत्ता में क्या होता है? तो स्वप्न वासुदत्ता में क्या होता है कि जब एक दिन ये सो रहा होता है, उदयन सो रहा होता है, उदयन सो रहा होता है, तो अवंतिका उसके पास में आती है और उसका हाथ पकड़ के इस तरह से तब बोलता हो वासुदत्ता, हाय वासुदत्ता, हाय वासुदत्ता, इस तरह से। तो वासुदत्ता चली जाती है वहां से और बाद में कहता है मेरे को वासुदत्ता के बारे में मेरे को लगा कि यार वासुदत्ता मेरे पास में आई थी, सपने में आई थी। उसी घटना इंसिडेंट को स्वप्न वासुदत्ता नाम से उस पूरी कहानी का नाम लिखा हुआ है कि स्वप्न वासुदत्ता उस नाटक का नाम रखा हुआ है। तो बाद में ये बता देते हैं कि भाई ये उसको सामने लाते हैं, अवंतिका को सामने लाते हैं, पद्मावती को सामने लाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी वही अवंतिका है जो वासुदत्ता थी। ये सब आपस में बाद में हैप्पी एंडिंग हो जाती है, दोनों पत्नियां साथ में रहने लग जाती है। योगेंद्रायण भी माफी मांग लेता है, लेकिन उसकी चतुराई अच्छी होती है इसलिए उसको बख्श दिया जाता है और सारे अच्छे से रहने लग जाते हैं। इस तरह से ये दोनों कहानी है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और वासुदत्ता की, उदयन और प्रद्योत के बारे में। ये छोटी सी कहानी है। चलो ये बीच में कहानी होगी, अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पर, अस्मक के बारे में। अस्मक मैंने वैसे आपको बता दिया, इसकी पोर्ट राजधानी थी और दक्षिण में ये रहता था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अंततः मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा एवं अपना साम्राज्य इसने स्थापित कर लिया था। ये अस्मक सबसे नीचे की साइड मैंने आपको बता दिया था वैसे। अब मगध साम्राज्य की स्थापना व विस्तार। स्थापना तो मैं बताऊं आपको कि स्थापना में यहां पे सबसे पहले जो एक तो हर्यक वंश था, सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यंक वंश जिसको पितृहिंता वंश भी कहते हैं, वो भी बताऊंगा क्यों कहते हैं। सुनाग वंश आता है, सुनाग वंश आता है, सबसे लास्ट में मौर्य वंश आता है और इससे पहले
नंद वंश आता है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके लास्ट वाले को मार के शीर्षनाग वाले बनते हैं, इसको लास्ट वाले को मार के नंद बनते हैं, और उसके लास्ट वाले माल को मौर्य बनते हैं, और ये तो आपस में अपने माँ बाप को मारते पिताजी को मारते रहते हैं, इसलिए इसको पितृन्ता वंशी कहते हैं। तो सबसे पहले स्थापना के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। अब विस्तार की अपन बात करते हैं कि इसका उत्कर्ष किस तरह से हुआ। तो उत्कर्ष की अपन बात करते हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज का उत्कर्ष होता है तो वहां पे आर्थिक स्थिति भी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी होती है जैसे कि वो औरों से अच्छा हो, राजनीतिक स्थिति भी औरों से अच्छी होगी तभी यहाँ पे कुछ विस्तार हुआ होगा। और अपन बात करें कि और भी धार्मिक स्थिति, सारी चीजें अपन यहाँ की बात करेंगे। तो एक तो अपन यहाँ पे बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। और आर्थिक स्थिति एक ऐसी चीज है कि आर्थिक स्थिति यदि सही होगी तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही भी, कहीं पे यदि चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा चेंज हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति अपन वहां पे देखते हैं कि आर्थिक स्थिति वहां पे अच्छी होनी चाहिए। अपन देखते भी है इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे 16वीं सदी, उस टाइम पे देखते हैं अपन भारत में अपन 1991 की बाद में की स्थिति देखते हैं, अमेरिका में अपन देखते हैं स्थिति, चाइना में 1970 की बाद की स्थिति देखते हैं। तो आर्थिक स्थिति जब वहां पे रिफॉर्म्स आते हैं, आर्थिक रिफॉर्म्स ज्यादा आते हैं, तब जाके अपन देखते हैं कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और यही यहाँ पे हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, वो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। इसके बाद में अपन राजनीतिक स्थिति देखेंगे। राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक, एक सेकंड पेन गिर गया था, कोई बात नहीं, सॉरी। अपन देखते हैं भौगोलिक स्थिति। राइटिंग में मत जाना, मैं एक दो बार पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी सी आपको शायद समझ में नहीं आई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आपको बोलूं उतना समझ में आ जाए। आर्थिक स्थिति में बात करता हूं। पहली बात तो पहले जो कर लिया जाता था बलि के रूप में लिया जाता था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। बलि से वो स्वैच्छिक कर होता था। धीरे धीरे उन्होंने कृषि वगैरह करने से की एक स्थायित्व उन्होंने किया, राजा वंशानुगत होना शुरू हुआ, उन्होंने 2-3 कर और लेने स्टार्ट, 3 कर लेने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे अपन आते देखते हैं, यहाँ पे लगभग 60 कर के आसपास ये लोग लेते थे। तो एक तो ये इन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया था, ये अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं लोहे का आविष्कार हो गया था, और लोहे की खदान अपन मगध में देखते हैं, जो बिहार वाला जो इलाका है उसमें लोहा अच्छे से मिलना स्टार्ट हो गया था। लोहा मिल गया, चलो ठीक है, लोहा मिल गया तो क्या होगा, लोहा मिल गया तो इन्होंने कृषि अच्छे से स्टार्ट कर दी। जब पहले तांबे के जो होते थे, पत्थर के जो औजार होते थे, उससे वो बहुत गहरी खुदाई नहीं कर सकते थे, लेकिन लोहे से वो गहरी खुदाई करने लगे, जंगल काटने लगे। किस तरह से उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ियां बना ली, कुल्हाड़ियां बनाने को उन्होंने जंगल काट दी, जंगल काट के उन्होंने कृषि की। तो एक तो यहाँ पे कृषि का अधिशेष उत्पादन होने लग गया, कृषि का अधिशेष उत्पादन होने लग गया। ये आप समझ रहे होंगे कि कृषि का अधिशेष उत्पादन होने लग गया तो क्या हुआ, राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, और कृषि का अधिशेष उत्पादन हो गया, किसान वर्ग अच्छा हो गया, वैश्य वर्ग अच्छा हो गया, और इससे इन्होंने कर देना स्टार्ट कर दिया। कर बहुत अच्छे से इनको मिलने लग गया, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो गई, ठीक है। कृषि हो गया। उसके बाद में अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे नदियां थी तो इनका व्यापार अच्छे से हो जाता था, लंबे दूर तक तो व्यापार हो जाता था। दो कारण, दूसरा कारण हो गया, ठीक है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण ये हो गया, इनके पास हथियार, लोहे के हथियार उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए, और लोहे के हथियार इस तरह से बनाने स्टार्ट कर दिए, इतने ज्यादा मात्रा में बनाने स्टार्ट कर दिया कि आपस में इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपना ली। और इस तरह से लोहे का आविष्कार से इनको क्या हुआ कि बहुत बड़े जो बड़े बड़े साम्राज्य उन पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति इससे भी मजबूत हो गई, ठीक है। आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, आर्थिक स्थिति अपन ने बात कर ली। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। राजनीतिक स्थिति में क्या है कि यहाँ पे जो भी वंश आए वो साम्राज्यवादी सोच के वंश आए। सबसे पहले अपन देखते हैं हर्यक वंश आया, हर्यक में बिंबिसार ने इधर आक्रमण किया। अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, अजातशत्रु ने अपनी माता जी का जो साम्राज्य था वहां पे भी उसने लिच्छवी की, जो उसकी माता जो लिच्छवी की थी वहां पे भी उसने अटैक कर दिया था। इस तरह से साम्राज्य विस्तारवाद में घनानंद आता है, जो बोलता है, महापद्मनंद आता है, वो बोलता है कि मैं सर्व क्षत्रांतक हूँ, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, जो बुरा काम करता है। बोलता है कि मैं ही दूसरा परशुराम हूँ, वे सारी चीजें बोलता है। बड़े बड़े यहाँ पे राजा है। लास्ट में मौर्य वंश की बात करेंगे, वो भी यहाँ पे आएंगे, मगध पे साम्राज्य करेगा। भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो इसकी जो राजधानी थी गिरिवज्र। क्या नाम था, गिरिवज्र। ये पहाड़ों के बीच में थी, 5 पहाड़ों के बीच में थी, 5 पहाड़ों के बीच में थी। यहाँ पे कोई इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था, अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था, कि इसकी राजधानी इस स्थिति पे थी कि यहाँ पे बैठे बैठे ये दूसरों पे, तो पहाड़ियों पे बैठे दूसरों पे ये देख सकते थे कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन आ रहा है, लेकिन इन पे कोई अधिकार नहीं कर सकता। 500 ओर से क्या घिरा हुआ था। दूसरी क्या चीज थी, यहाँ पे चारों ओर नदियां थी, नदियों को पार करना आसान नहीं है।
ये भौगोलिक स्थिति इस तरह से अच्छी होगी। इसके एक दो पॉइंट और अपन विस्तार से कभी आपको मैं लिखाऊंगा तब अपन देखेंगे। इस तरह से साम्राज्य का जो विस्तार, इसका जो उत्कर्ष देख सकते हैं। उत्कर्ष की में इसका ये रोल, बड़ा रोल था कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, राजनीतिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी, भौगोलिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी। एक दो पॉइंट मैंने ये इनके पॉइंट ज्यादा बना के नहीं लाया, मैं इसे मान के चल रहा था कि आपको मैं वैसे ही बता दूंगा, इसलिए पॉइंट्स बना के नहीं लाया। एक दो पॉइंट्स इसके बनाए हैं मैंने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो कि मैंने सबसे शुरुआत में लिखे थे शायद। हाँ, ये लिखा था मैंने। ये सब पूरा 6वीं सदी में पूरी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। वो मैंने उसके बारे में, महाजनपद के जो 16 राज्य उनके बारे में बात की। ये मैंने आपको बताया नहीं था वैसे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनसे ये 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लोहे का और उसके बारे में, तो यही एक मगध के उत्कर्ष का एक कारण है कि खेती के लिए नए औजार उपकरण की मदद से, और जगह ये थोड़ी कम थे, यहाँ पे ज्यादा थे, बस ऐसे मानकर चल लीजिए। हथियारों के कारण युद्ध वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। और हाथी, एक मैंने आपको नहीं बताया, एक चीज मैं आपको और बता रहा था। यहाँ पे एक उनके जंगलों में हाथी अच्छे से पाए जाते थे, इसलिए उन्होंने हाथियों का प्रयोग किया। किस चीज के लिए हाथियों का प्रयोग किया? इन्होंने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया, बड़े बड़े जानवरों का प्रयोग किया। और पैदल चलते थे, हाथी तो पैरों से कुचल देते थे। 4-5 लोग बाहर जा रहे, ये जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हाथी तो वैसे कुचल देगा। तो इस तरह से हाथी भी उनके पास होना एक बड़ा एक साम्राज्य विस्तार में योगदान दिया इन्होंने। और ये मैंने आपको बता दिया मगध साम्राज्य क्यों इस तरह से हुआ। अब हर्यक वंश आता है। मगध की बात कर रहे हैं और मगध के राजाओं के बारे में बात करेंगे। औरों के बारे में अपन को ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो प्रद्योत के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, उदयन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अंग से ज्यादा कोई जानकारी मिलती है, चेदी से शिशुनाग था उसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती। यहाँ के जो राजा थे उनके बारे में अपन को ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ का जो शासक था वो था बिंबिसार। यहाँ के राजा क्या नाम था? बिंबिसार। ठीक है भाई, बिंबिसार के बारे में अपने पढ़ना है। तो बिंबिसार के बारे में थोड़ा बहुत अपन पढ़ लेते हैं कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। ये तो अपन पढ़ ही रहे। एक तो ये बुद्ध के समकालीन था, बुद्ध के समकालीन था भाई, ठीक है। बुद्ध, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6वीं शताब्दी के आसपास में बुद्ध था, उनके पास में अपने महावीर स्वामी जी थे। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे घुल मिल जाती है। और इनके बारे में अपन थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम बुद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने विजय और विस्तार के, ये एक लाइन है कि इन्होंने विजय और विस्तार की जो नीति शुरू की थी वो कलिंग युद्ध के बाद में समाप्त हुई। कलिंग युद्ध अपन देखते हैं, अशोक उसके बाद में धम्म की नीति अपना लेता है। कलिंग तक वो बहुत मारकाट करता है, अपने 100 भाइयों को मारता है। 4 साल तक वो संघर्ष करता है, अपने भाइयों को मार मार के काट कत्लेआम करके वो 100 राज्यों को, अपने 100 भाइयों को मार के अपने क्या बनता है, 99 भाइयों को मार के राजा बनता है। तो कलिंग के युद्ध तक अशोक क्या कलिंग के युद्ध तक आक्रामक नीति में जाता है, बाद में ये धम्म अपना लेता है, उसके बाद में मारकाट नहीं करता है। तब तक ये समाप्त हुई, तब जाके ये समाप्त हुई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अंग को मगध ने मिला लिया था। अंग जो अपन अंग पढ़ रहे तो मैंने बताया कि अंग को मगध ने मिला लिया था। मगध में मिलाने का काम जो अंग किया था वो बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया था और वहां का शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? अजातशत्रु। इसकी भी कहानी बताऊंगा मैं कि अजातशत्रु कैसे अपने पिताजी को मारता है, कहां पे रखता है, क्या करता है, कैसे यातनाएं देता है। इसकी एक बड़ी एक अच्छी एक इनकी इसकी रणनीति थी। ये बहुत अच्छा राजा था। इसकी प्रशासनिक या चतुराई इसकी बहुत अच्छी थी। इसने क्या किया? बहुत सारी शादियां की। शादियां कर करके इसने उनके राज्य ले लिए, दहेज में ले लिए, कहीं से अच्छे रिलेशन कर लिए, कहीं से किसी तरह से रिलेशन कर लिए, कहीं पे अपने दूत बेच के रिलेशन कर लिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि कंबोज कांधार, उधर कांधार में क्या करता है कि अपने दूत को भेजता है, उधर से भी उनका एक दूत आता है, यहाँ पे रहता है। इस तरह से उनको अच्छे रिलेशन होते हैं। 3 जगह पे इसने शादी की, ठीक है, राजनीतिक संबंध स्थापित किए। किस तरह से किए? पहला तो इसने कौशलराज की पुत्री, कौशलराज की पुत्री कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी, जिसका नाम था महाकौशला। आगे मैं क्या बताऊंगा आपको कि प्रसेनजीत की बहन है यहाँ पे। तो अब इसका जो बेटा है, किसका? जो बिंबिसार को जो बेटा है अजातशत्रु, वो क्या करेगा? इसने तो प्रसेनजीत की बहन से शादी की, वो प्रसेनजीत की बेटी से शादी करेगा। ये एक ही परिवार में लगे हुए हैं दोनों, ठीक है। दहेज में इसने काशी प्राप्त कर लिया। अभी हमें को दहेज चाहिए, और क्योंकि इसने शादी भी इसलिए की थी कि इसको काशी मिल जाए, तो इसने काशी अपने दहेज में प्राप्त कर लिया। वहां से इसको 1 लाख रुपए की आई होती थी। 1 लाख रुपए उसको कर के रूप में प्राप्त होते थे। ऐसे मान लो कि बहुत अच्छा इसका रेवेन्यू यहां से मिल जाता था। दूसरी पत्नी इसने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना। वैशाली वज्रसंघ का राजधानी थी,
यहाँ के विश्व लिच्छवी थे तो ज्यादा सबसे फेमस यहाँ के लिच्छवी थे, 8 थे वैसे, 8 में से भी लिच्छवी अच्छे उस स्थिति में थे। तो इनकी राजकुमारी थी चलन्ना। तो क्या चलन्ना से शादी की, और चलन्ना का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु की मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अजातशत्रु की जो उपाधि थी वो कुणिक नाम से थी, और कुणिक नाम क्यों पड़ा इसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इन्होंने क्या करा, वैशाली से शादी कर ली, वैशाली सॉरी चलन्ना से शादी कर ली। तीसरी पत्नी उन्होंने पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री से थी, पंजाब के जो मद्र कुल के प्रधान थी उसकी पुत्री से शादी की। इस तरह से मैं आपको एक मैप के थ्रू बताऊं इसने कहां कहां पे अपने संबंध स्थापित कर लिए। तो अपन क्या देखते हैं, यहां पे बिंबिसार था मगध में, अंग पर तो इसने शासन ही कर लिया, ठीक है। अब इसने कहां पे, ये गया भाई साहब यहां पे इसने दूध के माध्यम से अपने संचार स्थापित कर लिए, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब ये जाता है, मैंने बताया आपको वज्जी में यहां से लिच्छवी राजकुमारी से शादी कर लेता है, कौशल में शादी कर लेता है, ठीक है। ये शादी के थ्रू और पंजाब जाता है यहां पे, ये भी पंजाब में शादी के थ्रू। अब अवंती का राजा प्रद्योत बीमार हो जाता है। क्या होता है, अवंती का राजा प्रद्योत बीमार हो जाता है। इसका एक अच्छा जीवक जो भी तक्षशिला से पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा उस टाइम का विद्वान था और चिकित्सक था, ये क्या करता है, वहां पे रिलेशन स्थापित करने के लिए यहाँ पे अपने भेज देता है। किसको भेज देता है, वैद्य को भेज देता है। अब देखिए आप, इसने यहाँ तक पंजाब तक, यहाँ पे कौशल तक, वज्जी तक इसने किस तरह से साम्राज्य विस्तार किया, किस तरह से इसने नीति अपनाई है कि कहीं पे इसने अपने विद्या भेज के अच्छी रणनीति अपनाई है जिससे कि वहां पे अपने रिलेशन अच्छे हो। ठेठ ऊपर तक, कहां तक, कांधार कंबोज तक क्या करता है, राजदूत के माध्यम से कर लेता है। यहाँ पे इन 3 जगह तो शादी कर लेता है। इस तरह से बहुत अच्छा इसने शासन स्थापित किया था। ये अपन अभी यही पढ़ेंगे। कहां पे चला गया, एक सेकंड। मगध के 3-4 वंश मैंने बता दिया था आपको, और दूसरी पत्नी होगी, हाँ, पत्नियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पत्नियों से कैसे इसने पत्नियां बनाई, किस तरह से राज्य विस्तार किया, इस तरह से। ये मैंने बताया कांधार के राजा पुष्कर सारिन द्वारा मगध से पत्राचार किया गया और एक राजदूत भी भेजा गया। ये मैंने गांधार के राजा पुष्कर सारिन के बारे में बता दिया, कहाँ उस पे वहां पे रिलेशन किस तरह स्थापित किए। बिंबिसार ने विजय और कूटनीति से मगध को ईसा पूर्व 6वीं सदी का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। ये मैंने और इस जीवक को वहां पे भेजा था। इस तरह से वहां पे भी उसने शासन स्थापित किया था, वहां पे भी उसने अच्छे रिलेशन स्थापित किए। बताया शासनकाल इसके 544 से लेकर 492 ईस्वी तक था। इसकी उपाधि श्रोणिक, और इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी थी। जैन सूत्रों में इस तरह से कहा गया है, जैन सूत्रों में इस तरह से कहा गया है कि अजातशत्रु ने अपने पिताजी के साथ में, इसके वैचारिक मतभेद भी थे, इसने क्या किया, अपने पिताजी को जेल में बंद करवा दिया। वहां पे अच्छे से बहुत ज्यादा यातनाएं वगैरह थी, भूखा रखा, ये सारी चीजें करके अपने पिताजी को इसने हत्या करवा दी थी और खुद राजनीति भी बैठ गया था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ तक इसके रिलेशन, यहाँ के पर यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन और यहाँ पे रिलेशन, ऐसे रिलेशन थे बिंबिसार के। ये बिंबिसार हो गया। बिंबिसार की अपन बात करेंगे अजातशत्रु की। अजातशत्रु की अपन बात करेंगे सबसे पहले इसका 492 से लेकर 460 बीसी इसका राज्य है कि 492 से लेकर 460 बीसी तक इसने राज्य किया। अपने पिता की हत्या की थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था कि उसने प्रसेनजीत की बहन से शादी की थी, इसने प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर ली। उसके टाइम पे प्रसेनजीत जो वहां का जो राजा था वो कौशल था। उसके बाद उसका बेटा प्रसेनजीत बनता है। प्रसेनजीत की बहन तो सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो बहन से शादी की थी इसके पिताजी ने, किसने, बिंबिसार ने। और उसकी ही जो भतीजी थी, या फिर कह सकते हैं अपन कि भाई की पुत्री थी, या फिर प्रसेनजीत की पुत्री थी, उससे शादी कर ली अजातशत्रु ने। इस तरह से इसने भी ये काम कर लिया, शादी वाला काम इसने भी किया। इसने भी काशी को दहेज में ले लिया। वैशाली पर हमला मैंने बताया था आपको। इसकी पत्नी, इसकी जो माता थी वो खुद लिच्छवी राजकुमारी थी, तो उसने अपने मामाओं के घर में भी भेद डाल दिया। अपने नाना को भी नहीं छोड़ा, अपने घर वालों को भी। इसने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा तो नाना को छोड़ना तो क्या ही वो है। अपने पिताजी को इसने नहीं छोड़ा, पिताजी को ही मार दिया था इसने। इसकी विद्या भी इसका बेटा कर देता है, जैसा बाप ने किया वैसा बेटा करता है। ये सारी चीजें, बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी, ऐसा कुछ होता है उस तरह से। दूसरा क्या किया, अपनी जो माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, इनके यहाँ पे भी क्या कर लेता है, वैशाली पर हमला कर देता है। और क्या बोलता है, ये उससे बोलता है कि जो लिच्छवी थे
बहाना बनाता है, बहाना कुछ तो चाहिए। ऐसे तो अपने सगे संबंधियों पे रिलेशन पे अटैक कर नहीं सकता। इसने बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया? इसने कहा कि जो कौशल है उनके साथ में इनकी मित्रता है, कौशल वालों के साथ में इनकी मित्रता है, और क्योंकि कौशल वालों के साथ इनकी मित्रता है, अभी ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प यही कर रहा है, बोलता है ये इसके साथ में रिलेशन बनाए हुए इसलिए मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ, ये इस पे यदि इससे रिलेशन रखता है तो मैं इस पे टैरिफ बढ़ा दूंगा, वो सारी चीजें। तो इसी तरह से ये करता है। क्या किया इसने? इसने बोला कि लित्सवी की कौशल के साथ में अच्छी मित्रता थी, और क्योंकि इनके साथ में लित्सवी की मित्रता थी इसलिए मेरे को मजबूर नहीं अटैक करना पड़ा है, वो सारी चीजें बोलता है। अभी इसमें होता क्या है, इसमें एक स्टोरी है। ये जब वज्जी पर अधिकार करना चाहता है, वज्जी पे अधिकार करने से पहले ये चाहता है किसी अच्छे व्यक्ति से मैं सलाह लूं कि वहां पे अधिकार कैसे किया जा सकता है। ये क्या करते हैं, ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं बुद्ध के पास में, अजातशत्रु बुद्ध के पास में जाता है, और बुद्ध को कहता है कि मैं किस तरह से वज्जियों को जीतूं। तो बुद्ध कहते हैं क्योंकि ये गणराज्य था, यहाँ पे अच्छा शासन था, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति, यहाँ पे पुरुषों की स्थिति, यहाँ पे लोग अच्छे से रहते थे, खुश रहते थे, समृद्ध थे, सारी चीजें थी, ऐसे इसको जीता नहीं जा सकता था। तो इसने बुद्ध से परामर्श लिया कि बुद्ध भाई साहब बताओ मैं क्या करूं। तो बुद्ध ने बताया क्या अभी भी वो सभाओं में रहते हैं? क्या बोला बुद्ध ने कि वज्जी लोग अभी भी सभाओं में रहते हैं क्या? सभाओं में रहते का मतलब क्या हुआ? जैसे स्विट्जरलैंड में अभी क्या है, ओलिगोआर्की है, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते हैं। यहाँ पे 8 लोग मिलकर शासन करते हैं। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या अभी भी यहाँ पे सभाओं में रहते हैं लोग? तो उसने कहा हाँ सभाओं में रहते हैं। तो ये उनकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है। इसने किसने कहा? बुद्ध ने कहा ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अजातशत्रु समझ गया। अजातशत्रु क्या समझ गया कि इनकी स्ट्रेंथ को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो 8 लोग हैं इनके बीच में फूट डालनी पड़ेगी। तो इसने ये काम सौंपा अपने मंत्री वसस्कार को। इनके मंत्री का नाम वसस्कार था। वो गया भाई, वो गया लिच्छवियों के पास में गया, वहां पे भोग लोगों के पास में गया, इक्ष्वाकु लोगों के पास में गया, वहां पे जाके इनमें फूट डाल दी। और जब फूट डल जाती है आपस में लड़ने लगे, राज्य कमजोर हो गया। राज्य कमजोर होने के बाद में इन्होंने एक तरह से इन पे हमला कर दिया, हमला करके इनको जीत लिया। तो किस तरह से एक संगठित लोग यदि टूट जाते हैं तो किस तरह से हर कोई अधिकार कर लेता है। इसलिए संगठन में शक्ति है, संगठन बनाए रखो, ये एक यहां से अपन को शिक्षा मिलती है। तो लिच्छियों की हार हो गई क्योंकि षड्यंत्र रच लिया था किसने? वसस्कार ने। यह वसस्कार इसने षड्यंत्र रचा था और इनकी जीत में अच्छा योगदान दिया था। और इसको इस चीज के 16 साल लगे थे, लगभग 16 साल तक लगातार इसने प्रयास किए थे। तो इसे कहते हैं कि बुद्ध ने भी इसमें सहायता प्रदान की थी। अब आगे चलते हैं अपन। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके पास में, जैसे आपने देखा होगा बाहुबली, एक मूवी देखी होगी, बाहुबली में आप देखते हो कि रथ मूषण एक 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 ऐसा क्या नाम था उसका? बाहुबली का भाई होता है, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या है उसको, ऐसा होता है, एक मोटा सा नाम होता है उसका। तो वो क्या करता है, अपने रथ के सामने एक बड़ा सा एक रथ होता है, उसमें तलवार सी लगी होती है, तो उसको रथ मूषण करते हैं। वो क्या लगातार फिरता रहता है, आसपास में जो भी है उसको काट दिया, मार दिया, ऐसे करते रहते हैं। तो ये गदा लगाए रखते थे। एक रथ होता था जैसे ये चैरियट है, इसके पीछे क्या करते थे या इसके आगे एक ऐसे रहता है, इसके ऊपर ये लठ ऐसे लगे हुए रहते थे और ये घूमता रहता था, ऐसे घूमता था। बीच में कोई भी आया इसके मारी ये मर गया, इस तरह था। एक इनके पास था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक मतलब एक इनके पास ऐसे गुलेल टाइप की एक चीज थी, गुलेल टाइप की एक ऐसी ऐसा था, एक ऐसे गुलेल टाइप की चीज थी। इसमें ये पत्थर रखते थे, मोटा पत्थर रखते थे, मोटा पत्थर रख के ऐसे इसको फेंक देते थे। तो यहाँ पे दीवारों पे लगता था, दीवारें टूट जाती थी, यहाँ के दरवाजे टूट जाते थे। इसलिए एक महाशिला कंटक नाम का इनके पास एक आधुनिक हथियार थे, जो कि आप देखते हो बाहुबली मूवी में भी। ये दो इनके पास थे। इसने अवंती पर हमला नहीं कर पाया था क्योंकि अवंती बहुत बड़ा राज्य था, इसके पास भी लोहे का बहुत अच्छा संसाधन था, इनके पास में हाथी वगैरह थे। इसके पिताजी की जो उपाधि थी वो श्रोणिक थी, और इसकी खुद की जो उपाधि थी वो कुणिक। कुणिक होने की भी एक स्टोरी है। कुणिक क्या है? कुणिक ऐसा था कि ये भी जैन ग्रंथों में मिलती है। वैसे इनको सत्यता इनकी शायद नहीं हो, लेकिन ग्रंथों में यह पाया जाता है कि इसकी माता जो चलन्ना थी, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी माता का नाम चलन्ना था। तो चलन्ना जब गर्भवती थी तब क्या हुआ कि उसने, जब चलन्ना गर्भवती थी तो उसके मन में आया यार मैं तो राजा का दिल काट के खाऊंगी। पता नहीं ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति उसमें जन्मी कि मैं ये तो राजा का दिल काट के खाऊंगी, और दिल को जब सेक के खाऊंगी तभी मेरा प्यास मिटेगी। तो एक क्या किया, इनके मंत्रियों ने जंगल में गए। ठीक है, जंगल में चले गए। अब क्या, वहां से एक फल लाए। ठीक है, फल को इन्होंने पकाया, फल पका के उसको दे दिया कि भाई यही है। तो उसने खा लिया। उसके बाद में ऐसा लगा कि भाई खा लिया। तो खाने के बाद में उनको लगा कि ये तो बहुत गलत काम कर दिया मैंने, तो राक्षस के जैसे मैंने काम कर दिया। तो अब क्या हो? तो उसने थोड़े दिन, तो अजातशत्रु जन्म गया था, अजातशत्रु जन्म के बाद थोड़े दिन तो उसने सोचा कि ठीक है रखते हैं अपन। उसके बाद में क्या किया, उसने अपने जो पुत्र उसको बाहर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? राज दरबार के बाहर फेंक दिया, किसी कचरे में फेंक दिया। बिंबिसार को पता लग गया, इसके पिताजी का नाम बिंबिसार था। बिंबिसार को पता लग गया।
बिंबिसार ने क्या किया, उसको लाया। जब वो यहाँ पे पड़ा था, मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे जब पड़ा था एक मुर्गा था, मुर्गे ने इसकी अंगुली खा गया, एक अंगुली खा गया, उससे खून बहने लग गया। बिंबिसार जब लाया तो देखा इसके खून बह रहा है, खून बह रहा है, तो उसने क्या किया, खून बह रहा है तो उसने उसको अंगुली को से चूसता रहा जब तक वो सही नहीं हो जाए। इसलिए कहते हैं कि इसकी अंगुली खराब हो गई थी, अंग जो विकृत हो जाता है तो उसको बोलते हैं कुणिक। तो इसका एक मैं आपको बता रहा था कि इसकी उपाधि थी वो कुणिक थी। ये एक छोटी सी स्टोरी है इसके बारे में। अब जब अजातशत्रु अपना शासन कर रहा तो 8वें साल बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति उसके 8वें साल में। अजातशत्रु जब शासन कर रहा था तो 8वां साल जब आया उस टाइम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। और उसके बाद में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद में इसने एक स्तूप भी बनाया था, जिसको राजगृह में जो स्तूप बनवाया है वो इसका ही बनवाया हुआ है। इसके बाद में इसने 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी करवाया था, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक इनकी सबकी रचना हुई थी उस टाइम पे। ये सारी चीजें इसके बारे में होगी। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र ने कर दी थी, जैसे इसने अपने पिता की हत्या कर दी उस तरह से इसकी हत्या भी इसके बेटे ने कर दी थी। बस यही चीजें हैं इसके बारे में, ज्यादा कुछ खास नहीं है। उदयन के बारे में कि ये पाटलिपुत्र ले आता है, सोन और गंडक के बीच में एक किले का निर्माण करवाता है, उसको किले का नाम पाटलिपुत्र कहते हैं। वो पाटलिपुत्र जो राजधानी लाया वो उदयन ही था, उसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। इसके बाद कौन आता है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश इनके जो अंतिम राजा था उसको मार के आता है। शिशुनाग वंश के बारे में थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। शिशुनाग ने कौशल तथा अवंती का मगध में विलय कर दिया था। शिशुनाग ने पढ़ा था चेदी का था, तो मगध में शासन करता है, वैसे शिशुपाल करता है, सॉरी इसके बारे में नहीं बोल रहा था मैं, शिशुनाग आता है। इसने वैशाली वगैरह, ये ज्यादा कोई खास नहीं है। वैशाली वजियों पर कठोर नियंत्रण है, तो पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है। इसके बाद में दूसरी राजधानी, मगध की दूसरी राजधानी बनाने वाला कौन होता है, शिशुनाग होता है, जो क्या करता है पाटलिपुत्र के अलावा, पाटलिपुत्र पर अपन देखते हैं इसने उदयन ने अपनी राजधानी बना ली थी। अब इसके बाद में वैशाली जो लाने वाला था, वो वैशाली लाने वाला था शिशुनाग। शिशुनाग वंश के बाद में ज्यादा जानकारी नहीं है। शिशुनाग के बाद में एक कालाशोक नाम था जो आता है, जो कि उसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, वो अपन पढ़ते हैं। तृतीय संगीति का अपन देखते हैं कि अशोक करवाता है, और चौथी का अपन देखते हैं कि कनिष्क करवाता है। पहली का करवाता है अजातशत्रु, तो दूसरी का जो करवाया था उस कालाशोक ने करवाया था। इसके बारे में बड़ी जानकारी ये है कि इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उस टाइम में बौद्ध संगीति के करवाते के समय दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो स्थावीर के रूप में बढ़ जाता है और एक बढ़ जाता है महासंघी के बारे में बात। और इनका जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन को एक महानंदिन नाम का एक महानंदिन नाम का एक इसका सेनापति होता है, वो कि इसको नंदीवर्धन को मार देता है और वो अपना शासन करने लग जाता है। तब से नंद साम्राज्य की स्थापना होती है। महानंदिन को मार के जो महापद्मनंद है वो बनता है, और महापद्मनंद जो है वो इसकी जो नंद वंश की स्थापना करता है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ज्यादा कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, ज्यादा कुछ खास है भी नहीं। अब नंद वंश देखते हैं। संस्थापक अच्छे से जो बढ़िया संस्थापक है, जो वास्तविक संस्थापक है, महापद्मनंद को माना जाता है, और बाकी महानंदिन इससे पहले आ जाता है, एक महानंदिन जो कि शिशुनाग वंश का खात्मा करता है। महापद्मनंद इसका खात्मा कर देता है, और महापद्मनंद के बारे में कहते हैं कि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला है, दूसरा भार्गव है, वो सारी चीजें इसके बारे में, ये ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद में घनानंद आता है। महापद्मनंद के बारे में बता दे, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था उस टाइम पे, ऐसा कहा जाता है। कलिंग विजय, इसने कलिंग जीता था। ये एक खारवेल एक राजा का नाम है, जो कि आपको मिलता है उड़ीसा के आसपास में एक जगह है कलिंग में एक खारवेल नाम का राजा था। उसने एक हाथी गुम्फा में अभिलेख लगाया था। अभिलेख में ऐसे देखने को मिलता है कि इसने कलिंग जीत लिया था। इसने एक खारवेल का जो राजा है वो खुद इसमें लिखता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या लिखता है कि कलिंग को महापद्मनंद उसने जीता था। उसके अलावा ये कहते हैं कि यहाँ पे एक नहर का निर्माण करवाया था, और वो भी खारवेल के इसमें मिलता है। एक क्योंकि वहां पे ये क्या करता है, वो जीत लेता है साम्राज्य, वहां का जीत लेता है, कलिंग को जीत लेता है। तो वहां से क्या करता है, उस जीत के उसमें कि हाँ यार अपन जीत गए, तो एक निशानी तो होनी चाहिए, और निशानी के रूप में वहां से एक जैन मूर्ति लेके आता है, जिन की मूर्ति वहां से लेके आता है, जिन की मूर्ति उठा के ले आया था। ऐसे कहता है कि ये दासी पुत्र था, इसलिए इसको शूद्रवर्ण का कहते हैं, और पाणिनि इसके दरबार में थे। ये छोटी मोटी बातें। उसके बाद में घनानंद आता है। घनानंद क्या करता है, घनानंद एक अपन पढ़ते हैं कि घनानंद को जो अपना क्या नाम है चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चाणक्य की सहायता से मार देता है, क्योंकि ये कहते हैं कि घनानंद ने उसका एक बार अपमान कर दिया था। किस बात पे किया था वो मैटर बाद में पढ़ेंगे अपन। तो ये महापद्मनंद का ही पुत्र था, और उसको मार देता है। कौन मार देता है, अपना चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है।
कहते हैं घनानंद के टाइम पे ही सिकंदर आता है, सिकंदर सबसे ऊपर अटैक करता है, और जब ये वहां पे होता है तो तब इसकी सेना को पता लगता है कि मध्य मगध में, भारत के इस साइड में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, और उस साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य है कि उस टाइम पे जो उसकी सिकंदर की सेना थी उससे भी 3-4 गुना बड़ी सेना इनकी थी, घनानंद की थी। तो कहते हैं उस टाइम का सबसे बड़ा साम्राज्य इसके पास में था, और सिकंदर भी ये चीज सोच के, ये सुन के वहां से वापस लौट जाता है। इसके बारे में इसे कहते हैं। और जो यूनानी जो लेखक है तो उनके बारे में कहते हैं इसका नाम अग्रमीज था। यूनानी लेखक क्या कहते हैं, इसका नाम था अग्रमीज। ग्रीक लेखन में इसे अग्रमीज भी कहा है, इसका एक उपनाम दिया है अग्रमीज। सिकंदर के समकालीन था, ये मैंने आपको बता दिया। इसी के शासनकाल में 320 में सिकंदर का आक्रमण होता है, और आक्रमण होता है तो ये इसको जब पता लगता है कि थोड़ी सी दूर यहाँ से आगे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा शासन आएगा, और वो शासन ऐसा आएगा तेरी सेना को उछल के रख देगा, सिकंदर मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है उसके मन में आया होगा, इसलिए उसने आगे नहीं बढ़ा था। एक रीजन इसका ये भी था, इसकी सेना ने मना कर दिया था। ये बाद में सिकंदर उस टाइम कहते भी कि मैं पूरी दुनिया जीत गया लेकिन मेरी खुद की सेना से हार गया मैं। कब कहता है, जब उसकी सेना आगे जाने से मना कर देती है, कहती है मैं थक गए, हम आगे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे तो महापद जो घनानंद है वो हमें मार सकता है, उसकी बड़ी सेना है, हमारी छोटी सेना है, उसके पास बड़े बड़े हथियार है, लोहे के हथियार है उसके पास में, उसके अलावा उसके पास हाथी है, उसके पास में महाशिला कंटक जैसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो इसके जो सैनिक है, वो सैनिकों क्या हुआ, सैनिक हार गए, वहीं पर हार गए, वहीं पर डर गए, ऐसा कहा जाता है। और सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए, भी अब हम नहीं जा सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब ये कहता है कि यार मैं पूरी दुनिया जीत गया लेकिन मेरे खुद के सैनिकों से हार गया। ये सारी चीजें ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसको मार देता है, किसकी सहायता से, कुटली की सहायता से, चाणक्य की सहायता से मार देता है। बाद में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। गणानंद का सेनापति था भाई भद्रशाल, ये एक जानकारी है। और दान अधिकारी था चाणक्य, दान विभाग का प्रमुख था शुरुआत में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसको मार देता है। बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी अगली क्लास में। अपन अगली क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तब तक अपनी क्लास हो गई है पूरी। प्रिंस विल्स पर आपका स्वागत तो मैंने कर दिया, क्योंकि अब क्लास पूरी होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। सेशन जैसा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर सकते हो। ये मैंने आगे लिखा है, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फॉर फ्री RAS क्लासेस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।